हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर के बारे में। ओके, तो एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एपरेंट का मतलब क्या होता है। एपरेंट का मतलब होता है कि वास्तविक जैसा लगे। तो ऐसी पावर जो वास्तविक जैसी लगे उसको कहते हैं हम एपरेंट पावर। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये वास्तविक जैसी लगती है। चलिए, यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, जैसे कि आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे देते। मान लीजिए आपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी। थीटा वी इज द एंगल ऑफ वी टी। आई टी हम लेते थे आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ओके, तो इसको आप फेजर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फेजर फॉर्म में आप, मैंने बताया था आपको, इन जनरल आप क्या लिखते हैं, आरएमएस वैल्यू लिखते हैं। वी आर एम एस एंगल थीटा वी। आप इधर मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं, पर आरएमएस वैल्यू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर फेजर में हमेशा आरएमएस वैल्यू लिखूंगा। और यहाँ पे होगा आई आर एम एस एंगल थीटा। जब आप वी टी डॉट आई टी करेंगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी पी टी इक्वल टू वी टी डॉट आई टी। ठीक है, तो ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर जो आती थी आपकी पी एवरेज, वो आती थी आपकी वी एम आई एम बाई टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ये आपकी एवरेज पावर आती थी। सबके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गई वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई के इक्वल। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैंने वी आर एम एस और आई आर एम एस क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो है वी एम आई एम बाई टू, इसको मैंने टू को रूट टू डॉट रूट टू में कन्वर्ट कर लिया। तो वी एम बाई रूट टू हो गया मेरा वी आर एम एस, और आई एम बाई रूट टू मेरा हो गया आई आर एम एस। ठीक है, इस वीडियो में मैं पावर फैक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो बड़ा मजेदार है पावर फैक्टर, देख। ओके, तो एवरेज पावर आपकी आ गई वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा। अब इसमें जो ये वाला पार्ट होता है वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस, इसे कहते हैं हम लोग एपरेंट पावर एस। तो एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस, ये कहलाती है आपकी एपरेंट पावर। अच्छा, जब भी हम डीसी सर्किट की बात करते थे, जब भी डीसी सर्किट को पढ़ते थे, तब हम समझते थे कि जो ये एस, जो हमारा पावर होती है, वो वोल्टेज इंटू करंट। तो वहां से हमें ये जो एपरेंट पावर है वास्तविक जैसी लगती है। डीसी के केस में एवरेज पावर इस तरह से लिखी जाती है वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। पर अगर आप एपरेंट पावर को देखें तो वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस इसे लिखा जाता है, तो ये जो लगती है वास्तविक जैसी दिखाई देती है, वास्तविक जैसी पावर दिखाई देती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एपरेंट पावर, वास्तविक जैसी दिखने वाली एपरेंट। ओके, ये हो गई आपकी एपरेंट पावर, जो कि वास्तविक जैसी दिखाई देती है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है वी ए। वी ए की यूनिट होती है वोल्टेज एम्पियर। ओके, क्लियर। तो वी ए इज द यूनिट ऑफ एपरेंट पावर। क्लियर। तो ये आपकी होती है एपरेंट पावर, की वास्तविक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि हमने जो अभी तक रिलेशन पढ़ा था डीसी में कि पावर होती है मेरी वोल्टेज इनटू करंट, तो एग्जैक्टली सेम इसको हम लिखते हैं वोल्टेज इनटू करंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर के बारे में कोई बात। यहाँ पे देखिए जो आपकी एवरेज पावर होती है पी एवरेज, विच इज इक्वल टू होता है आपका एपरेंट पावर डॉट कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ये देखिए, ये हो गई, अगर इसको मैंने लिख दिया एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, तो पी एवरेज जो हो गई आपकी, वो हो गई एस डॉट कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। अगर हमें कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई इज इक्वल टू पी एवरेज डिवाइडेड बाई एस। पी एवरेज क्या है, पी एवरेज इज एक्टिव पावर,
एक्टिव पावर और S इज एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। ओके, इसको कहते हैं हम द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ये कहलाता है हमारा पावर फैक्टर। तो आप लिख सकते हैं पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर क्या होता है? अब पावर फैक्टर की पहली डेफिनेशन यहां से निकाल के आई कि पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड द एक्टिव पावर एंड द एक्टिव पावर। ठीक है, पहली बात तो ये निकल गई कि पावर फैक्टर रेशियो होता है एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का। दूसरी एक यहां से भी देख के हमें पता चल रही है कि पावर फैक्टर इज आल्सो द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत चीजें पढ़ेंगे, इसको इम्प्रूव कैसे करा जाता है। ये अगर लो लैगिंग हो तो इसका क्या मतलब होता है, लीडिंग हो तो क्या मतलब होता है, लैगिंग से हमें क्या नुकसान है, लीडिंग से हमें क्या फायदा है, यूनिटी से हमें क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, क्या ये बात सच है कि नहीं कि कोसाइन है ये एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का। देखिए वोल्टेज का एंगल है थीटा वी और करंट का एंगल है थीटा आई। इनके बीच का अगर एंगल निकालेंगे तो थीटा वी माइनस थीटा आई और उसका कोसाइन कर दिया जाए तो आपका कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, दूसरी चीज एक आप देखिएगा, इससे ये भी पता चलता है कि कितनी एक्टिव पावर आप, कितनी एपरेंट पावर आपकी एक्टिव पावर में चेंज हो पाई इसकी वैल्यू से। कैसे? मान लीजिए आपकी जो एपरेंट पावर थी 1000 VA है और वो पूरी चेंज हो गई आपकी एक्टिव पावर में, यानी कि 1000 वाट में चेंज हो गई, तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी आ गया। ये जो पावर फैक्टर माना जाता है ये बेस्ट पावर फैक्टर माना जाता है जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इसका मतलब जितनी एपरेंट पावर है उतनी पूरी की पूरी चेंज हो गई एक्टिव पावर में, यानी कि पूरी की पूरी जो पावर है रियल पावर आपको मिल रही है ना। कोई भी उसमें रिएक्टिव पावर नहीं है। कॉम्प्लेक्स पावर पढ़ेंगे तो रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब तक के लिए इतना समझ लीजिए जितनी आपकी एपरेंट पावर भेज रहा है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है यूजफुल पावर में। ठीक है, तो ये पूरी पावर आपको मिल गई यूजफुल पावर, तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। अब किसी ने कहा कि भाई जो एपरेंट पावर आप दे रहे थे 1000 VA और आपको एक्टिव पावर आप ट्रांसफर कर पा रहे थे 700 वाट, तो आपका पावर फैक्टर हो गया 0.7। ठीक है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 0.7। अब ये पावर फैक्टर कम हो गया तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने पावर भी एक्टिव पावर भेज पाई, जो यूजफुल पावर भेज पाई, वो भी कम भेज पाई। इसके बारे में इंसाइट अभी देखेंगे किस तरह से ये चीजें काम। ठीक है, तो पहले हमने समझ लिया कि पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और थीटा वी माइनस थीटा आई को आप कह देते हो पावर फैक्टर एंगल। इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, दूसरी एक चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो पावर फैक्टर आपका होता है, पावर फैक्टर जो आपका होता है उसकी एक और डेफिनेशन है। पावर फैक्टर एक और डेफिनेशन है उसकी, उसको अभी ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है VT, ये है आपके पास VT और यहां पर आपकी करंट जा रही है IT, और ये लगा है आपका इंपीडेंस Z। ठीक है, इस Z की वैल्यू क्या होगी? Z की वैल्यू क्या होगी? ये VT इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था क्या था, Vm साइन ऑफ ओमेगा t
प्लस थीटा वी, ये है आपका आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो ये z जो हो गया, z इसको अगर फेजर में लिखें तो ये हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं वी आर एम एस, फेजर की फॉर्म में वी आर एम एस एंगल थीटा वी। इसको भी लिख सकते हैं फेजर की फॉर्म में, क्या होता है मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई आर एम एस एंगल थीटा आई। बेसिकली इसको आप आई एम एंगल थीटा आई भी लिख सकते हो, इसको वी एम एंगल थीटा आई भी लिख सकते हो। आर एम एस वैल्यू आप जानते हैं वी एम बाई रूट टू के बराबर। तो z जो हो गया आपका वो क्या हो गया ओम्स लॉ से, वी आर एम एस एंगल थीटा वी डिवाइडेड बाई आई आर एम एस एंगल थीटा आई। तो z जो हो गया वो हो गया वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस और थीटा वी माइनस थीटा आई। यहां से आप देखिए क्या ये भी तो पावर फैक्टर एंगल नहीं, तो हमको पता चला हाँ ये भी पावर फैक्टर एंगल है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, जो इम्पीडेंस का एंगल होता है आपका, जो इम्पीडेंस का एंगल होता है, जो इम्पीडेंस एंगल होता है वो भी आपके पावर फैक्टर एंगल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो पावर फैक्टर एंगल इज आल्सो इक्वल टू द इम्पीडेंस एंगल। तो यहाँ पे आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, चूंकि का साइन खुलता है तो आप लिख सकते हो पावर फैक्टर is also the cosine of power factor is also the cosine of impedance angle, क्योंकि इम्पीडेंस एंगल आपका बराबर होता है पावर फैक्टर एंगल के बराबर, इम्पीडेंस एंगल। तो अगर कभी आपसे कोई पावर फैक्टर निकलवाए तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात तो अगर उसने एक्टिव पावर और एपरेंट पावर दे रखी है तो उसका रेशियो कर दो, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल पता है तो उन एंगल का डिफरेंस ले लो, आपको पावर फैक्टर एंगल निकल जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको इम्पीडेंस एंगल दे रखा है तो इम्पीडेंस एंगल निकाल लो, इम्पीडेंस एंगल दे रखा है तो वही पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा आपके। तो कई तरीके से आप पावर फैक्टर एंगल निकाल सकते हैं, मैंने 3 तरीके आपको बता दिए यहाँ पर, ठीक है। पहला तरीका एवरेज ले लो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का, एवरेज कह रहा हूँ, रेशियो ले लो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो दूसरी चीज कोसाइन ले लो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का, तो वोल्टेज का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है और करंट का एंगल आपका 20 डिग्री है, तो पावर फैक्टर हो जाएगा आपका cos 30 माइनस 20 डिग्री। एक बार एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, मान लीजिए आपको इस तरह से दे रखा है Vt इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 55 डिग्री और IT दे रखा है आपको 5 साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री। ओके, अब आपसे पूछा है यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू बताइए, पावर फैक्टर की वैल्यू बताइए, ठीक है। दूसरा एपरेंट पावर की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब बताइए किस तरह से निकालें। तो पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो cos थीटा वी माइनस थीटा आई आपको निकालना है। थीटा वी कितना है 55 है, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा वी इज 55 माइनस थीटा इज 10, तो cos 45 आ गया आपका पावर फैक्टर। cos
cos 45 होता है आपका 1/√। तो यहाँ पे पावर फैक्टर जो आया वो आया 1/√2। ओके, 1/1/√2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.707। तो ये हो गया 0.707। ठीक है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, पावर फैक्टर भी आप ऐसा नहीं कह सकते आपका पावर फैक्टर की वैल्यू से पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है। आपको ये भी बताना पड़ता है ये लैगिंग है या लीडिंग, लैगिंग पावर फैक्टर है या लीडिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर को पता करने का तरीका क्या है? लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर को पता करने का तरीका क्या है? अगर आपकी करंट लैग कर रही है वोल्टेज से तो पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा, और अगर आपकी करंट वोल्टेज से लीड कर रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग होगा। अब ये कैसे पता करें कि करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग कर रही है? तो उसका तरीका देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल कितना है वोल्टेज का? 55 डिग्री। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप नीचे से। ये हो गया 55 डिग्री, मान लीजिए ये हो गया आपका 55 डिग्री। करंट जो है वो 10 डिग्री पे है, तो करंट है यहाँ पर 10 डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रही है। यहाँ पर आपको किस तरह से जाना पड़ रहा है? ये आपका 10 डिग्री, आपको इस तरह से जाना पड़ रहा है। ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट के एंगल में कुछ आपको ऐड करना पड़ रहा है, तब आप वोल्टेज के एंगल के बराबर पहुंच पा रहे हो। यहाँ से भी आप देख पा रहे हो अगर 10 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करूंगा तब मैं वोल्टेज के एंगल पर पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब मेरी जो करंट है, यहाँ से भी आप देख के पता कर रहे हैं कि वो लैग कर रही है वोल्टेज से। तो पावर फैक्टर यहाँ पर जो होगा वो 0.707 क्या होगा? लैगिंग नेचर का होगा, करंट क्योंकि लैग कर रही है। अगर ये करंट मेरी लीड कर रही होती, मान लीजिए ये एंगल होता 65 डिग्री, तो मैं कहता यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, अब देखिए मान लीजिए ये मेरा होता, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलिए अलग से चेंज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे होता मेरा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री, ये होता मेरा वोल्टेज VT, और मेरा IT होता 5 साइन ओमेगा टी प्लस 55 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाता है मेरा पावर फैक्टर? कॉस थीटा बी इज 10 डिग्री माइनस थीटा ई इज 55 डिग्री। तो कॉस जो आया मेरा, कॉस 45 डिग्री आया, कॉस मेरा आया 45 डिग्री माइनस का, पर कॉस के अंदर माइनस हो या प्लस हो वो क्या हो जाता है? प्लस ही हो जाता है। तो कॉस 45 डिग्री आया मेरा। तो cos माइनस 45 कितना हो गया? cos 45 के बराबर ही हो गया, और वैल्यू आ गई 0.707। अब वैल्यू को देख के तो हमने नहीं पता कर पाया कि पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है, पर एक चीज देख के पता कर लिया कि जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है। 55 डिग्री ये 10 डिग्री पे है, करंट क्या है? 55 डिग्री पर आगे, तो ये लीड कर रही है, तो इसलिए पावर फैक्टर आपका लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक सिंपल मेथड क्या है? थीटा बी माइनस थीटा आई, थीटा बी माइनस थीटा आई अगर आपका पॉजिटिव आए तो लैगिंग, और थीटा बी माइनस थीटा आई अगर आपका नेगेटिव आए तो पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, अभी बहुत कुछ इसके बारे में बाकी है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पहले न्यूमेरिकली कर लेते हैं ताकि गेट और एसएससी के पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चलिए मैं ये भी बताऊंगा कि पावर फैक्टर कम होने से या पावर फैक्टर लैगिंग होने से
पावर फैक्टर की वैल्यू कम होने से हमें क्या नुकसान होता है। वैसे तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया कि अगर मेरा पावर फैक्टर 0.7 है और मेरी अपरेंट पावर 1000 VA है, तो आपका जो पावर फैक्टर, जो आपकी पावर ट्रांसफर होगी एक्टिव पावर और रियल पावर, वो 700 वाट ही हो पाएगी। और अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो मेरी अगर अपरेंट पावर 1000 VA है तो मेरी 1000 वाट पावर ट्रांसफर हो पाएगी। तो पावर का अंतर आ गया ना। किसी ने कह दिया कि पावर फैक्टर आपका 0.7 है, अपरेंट पावर है आपकी 1000 VA, अब बताओ कि कितनी एक्टिव पावर ये ट्रांसफर कर पाएगा। तो आपने निकाली P = 700 वाट। अगर किसी ने बोल दिया कि पावर फैक्टर यूनिटी है तो कितनी पावर ये ट्रांसफर करेगा एक्टिव पावर? वन थाउजेंड भी, ठीक है, 1000 वाट। तो ये एक तरह से, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। अभी हम आपको और क्लियर करेंगे, क्योंकि जो एक्टिव पावर होती है डिमांड वो कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर 1000 वाट ट्रांसफर करना है तो आपको 1000 वाट ही पावर ट्रांसफर की जाएगी एक्टिव पावर। पर दिक्कत क्या आ जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो मैंने आपको इस तरह से थोड़ा सा बता दिया है कि इस तरह से अगर आपकी अपरेंट पावर आपके पास आप फिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी जो एक्टिव पावर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इन जनरल के, इन रियलिटी में बताऊं आपको क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई लोड है, घर का लोड है, और वो डिमांड कर रहा है 1000 वाट पावर, तो भेजोगे तो आप 1000 वाट पावर ही। पर क्या होता है, सेम लोड के लिए करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ जाती है। उसको मैं अभी अब दिखाऊंगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपरेंट पावर निकालिए। अपरेंट पावर निकालिए। अपरेंट पावर होगी आपकी S = VRMS.IRMS। ठीक है, S = VRMS.IRMS। VRMS is 10, IRMS is 5 डिप। ये क्या होता है, ये RMS नहीं होता, ये होता है VM, ये होता है IM। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 10√2 VM /√2 ये होगी आपकी अपरेंट पावर। तो दिस इज 50/2, यानी कि जो अपरेंट पावर वो आ गई 25 VA। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं आपको एक वो वाली चीज बता दूं जो मैं अभी बता रहा था कि पावर फैक्टर की वैल्यू कम होने से क्या हमें नुकसान होता है। तो ये है आपका, मान लीजिए ये आपकी इंडस्ट्री A है, ये आपकी इंडस्ट्री B है, ठीक है। इसका पावर फैक्टर जो है वो है 0.7 और इसका पावर फैक्टर है 0 यूनिटी 1 है इसका पावर। इसको पावर ट्रांसफर करनी है, वोल्टेज इनका दोनों का 220 वोल्ट है VRMS, इसका भी 220 वोल्ट है। दोनों को सेम एक्टिव पावर ट्रांसफर करनी है, तो इसको भी P वाट करनी है, इसको भी P वाट करनी है, ठीक है। तो देखिए एक्टिव पावर जो हो जाएगी P वाट, एवरेज पावर, वो हो जाएगी VRMS.IRMS cos phi। तो यहाँ पे हो गया P वाट यानी कि 220, यहाँ पे हो गया P वाट डिवाइडेड बाई VRMS, P वाट डिवाइडेड बाई VRMS यानी कि 220 इंटू cos phi है 0.7 इज इक्वल टू आपका आ गया IRMS, ठीक है। ओके, तो इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू दे देते हैं 4800, ठीक है। तो P वाट मेरा मान लीजिए 4800 वाट हम लोग पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। 4800 मैंने इसलिए नंबर ले लिया ताकि इनको जब डिवाइड करें तो अच्छा सा नंबर आ जाए। तो 4800
डिवाइडेड बाई 220 इंटू 0.7, ये हो गया आपका बातें कौन कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे लिया था मैंने 4800, 220, इसको 240 दे देते हैं, ठीक है, 240 वोल्ट है। वोल्टेज है 240 वोल्ट, ये 0.7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 बार चला गया ये 20, ठीक है। ये हो गया आपका 200 डिवाइडेड बाई 7। तो 200 डिवाइडेड बाई 7 करो, कितना आ रहा है? 200 डिवाइडेड बाई 7 आया आपका 28.57, ठीक है, 28.57। तो IRMS जो आया आपका आया 28.57, ठीक है। यहाँ पे निकालो, यहाँ पर आप निकालो पी वाट, आपको एक्टिव पावर जो ट्रांसफर करनी है 4800 करनी है, विच इज इक्वल टू आपका हो गया VRMS। VRMS है आपका 240 और पावर फैक्टर है आपका यूनिटी। तो IRMS जो आया वो आपका कितना आ गया? IRMS आ गया आपका 20 एम्पियर। अब देखिए दोनों जगह को कंपेयर करके देखिए, आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं आपका पूरा ध्यान यहाँ पे चाहूंगा। सेम पावर ट्रांसफर करनी थी, इसको भी 4800 वाट, इसको भी 4800 वाट, सेम पावर ट्रांसफर करनी थी दोनों, ठीक है। इनको भी 4800 वाट करनी थी, इनको भी 4800 वाट करनी थी। दोनों को सेम पावर ट्रांसफर करनी थी, पर इंडस्ट्री 1 जो है वो 28 एम्पियर करंट ले रही है और इंडस्ट्री 2 जो है वो 20 एम्पियर करंट ले रही है। कौन सी इंडस्ट्री फायदे में? ये वाली इंडस्ट्री सेम एक्टिव पावर के लिए सेम एक्टिव पावर को कंज्यूम कर रही है और करंट ले रही है कम, और ये वाली इंडस्ट्री सेम एक्टिव पावर को कंज्यूम कर रही है लेकिन करंट ले रही है ज्यादा। इससे आपको क्या नुकसान हुआ? ज्यादा करंट आपकी कंज्यूम कर रही है इंडस्ट्री ए, क्योंकि इसका पावर फैक्टर लो है, ये ज्यादा करंट कंज्यूम कर रही है। ज्यादा करंट कंज्यूम से आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ज्यादा हैवी वायर्स का यूज करना पड़ेगा और आपके लाइन लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो पावर फैक्टर लो होने से, पावर फैक्टर की वैल्यू कम होने से ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सेम एक्टिव पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको ज्यादा करंट प्रोवाइड करनी पड़ जाती है, ओके। चलिए अभी हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ठीक है, ये है अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी का आप जानते हैं, अनअकैडमी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए माना जा रहा है गेट और ईएससी के लिए। और अगर आप गेट, ईएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग से, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें रेज अ हैंड फीचर है। एक फीचर के बारे में बता रहा हूँ, रेज अ हैंड फीचर। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप अपने डाउट लगातार मुझसे नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा डाउट को। यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप बोल के अपने डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते में डाउट आता है तो आप उसका फोटो खींच के ट्रांसफर कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसका फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अनअकैडमी का एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहां पर आपको क्या मिलता है? अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 क्लासेस मिलती है। 1-on-1 आप क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें क्या रहता है? एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपके पास रहता है अनअकैडमी का। मतलब कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आपको कई बार क्या होता है, एक सिंगल टीचर से अपने डाउट क्लियर करने का मौका मिल जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसलिए भी बेनिफिशियल है कि आपको 1-on-1 डाउट क्लियर करने का मौका मिलता है।
यहाँ पे देखिए ये अनअकैडमी का रेज अ हैंड फीचर है, सॉरी ये अनअकैडमी का रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच बेसिकली क्या होता है, आपको अगर गेट में आपने पहले भी दिया है और आपकी रैंक थोड़ी पीछे आई है और आप चाहते हैं आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाए, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कोर्स थोड़ा फास्ट चलता है, ये लास्ट में आपके स्टार्ट होता है, तो कोर्स जो होता है थोड़ा फास्ट यहाँ पे चल जाता है। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन आप कर लेंगे, तो उसके लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपको 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो कोड है आपका विद्या ट्रांसलाइव, कोड का आप इस्तेमाल करना विद्या ट्रांसलाइव, तो इससे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ, LIVE, ठीक है। विद्या ट्रांसलाइव कोड का इस्तेमाल करना, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। सेम ECE के लिए भी है, कोड का आप इस्तेमाल करिएगा विद्या ट्रांसलाइव। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए 2023 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी का, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर डेट है, 20 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आप अभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा बैच निकला नहीं है। कोड का आप इस्तेमाल करेंगे विद्या ट्रांसलाइव। ओके, सेम यहाँ पर ECE के लिए है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बेनिफिट और है, अनअकैडमी का जो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसका चार्ज अब 18,000 रह गया है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करेंगे केवल 18,000 में। 10% ऑफ के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा विद्या ट्रांसलाइव, विद्या ट्रांसलाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, विद्या ट्रांसलाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम लोग अपने डिस्कशन पे आते हैं। दूसरे ये भी आप पढ़ लेना कि आपको 4 मंथ के लिए कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता पड़ गया कि पावर फैक्टर की अगर वैल्यू लो होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा पावर फैक्टर मेरा हुआ cos θb माइनस θi। अब इसमें अगर हम लोड को लें, लोड के हिसाब से पावर फैक्टर को देखें कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, तो आप लोड पर पावर फैक्टर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि पावर फैक्टर का जो एंगल होता है वही तो क्या होता है, इम्पीडेंस एंगल के बराबर। तो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि लोड पर ये चीज कितनी डिपेंड कर रही है। वोल्टेज और करंट का एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है, लोड पे कर रहा है। अगर आपका लोड पूरी तरह से रेजिस्टिव है तो आप जानते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा, वोल्टेज जिस फेज में होगी उसी फेज में आपकी करंट होगी। तो अगर आप जानते हैं अगर आपका लोड पूरी तरह से रेजिस्टिव है, तो लोड के हिसाब से अगर आप पावर फैक्टर को देखें, और वो हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि लोड के हिसाब से ही हमारा पावर फैक्टर एंगल बनता है। ये θb माइनस θi किसके हिसाब से बनता है, लोड के हिसाब से। तो लोड आप देख रहे हैं यहाँ पर, लोड अगर आपका रेजिस्टिव है, यानी कि इस तरह से आपका लोड है पूरी तरह से रेजिस्टिव है, तो आप जानते हैं यहां पर जो मैं वोल्टेज दूंगा VT, वो मेरा होगा IT। तो जो मेरा एंगल वोल्टेज का होगा वही एंगल IT का भी होगा। तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं रजिस्टर के केस में। ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, मतलब जो भी वोल्टेज का एंगल होगा सेम एंगल आपका करंट का होगा, ये सेम फेज में होंगे, इनके बीच में कोई वोल्टेज, इनके बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो θb माइनस θi है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया।
तो पावर फैक्टर यहाँ पर cos 0 के बराबर हो जाता है। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है जब आपका लोड पूरी तरह से रेजिस्टिव होता है। ओके, अब ले लेते हैं आपका अगर इंडक्टिव लोड हो, आपका इंडक्टिव लोड, अगर आपका लोड पूरी तरह से इंडक्टिव है तो आप जानते हैं जो वोल्टेज आता है, जो करंट आती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो ये आपका वोल्टेज है, तो ये आपकी करंट होगी जो 90 डिग्री लैग करेगी। तो यहाँ पे थीटा भी 0 डिग्री है, तो थीटा ही आपका हो जाएगा -90। ठीक है, तो थीटा भी अगर आपका यहाँ पर 0 डिग्री है तो थीटा भी हो जाएगा आपका -90। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा भी इज 0 डिग्री माइनस थीटा इज -90 डिग्री, और ये आ गया आपका cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो पावर फैक्टर अगर पूरी तरह से इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर 0 के बराबर होगा। पूरी तरह से अगर कैपेसिटिव लोड है तो जो वोल्टेज होगी वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगी। तो यहाँ पर थीटा भी हो गया 90 डिग्री और थीटा आई हो गया आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो गया cos 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो पावर फैक्टर अगर आपका लोड पूरी तरह से इंडक्टिव और कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर आपका 0 के बराबर होगा। ये हम एक्सट्रीम कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे RL सर्किट लेता, इसकी जगह टोटली L की जगह RL लेता, ये आप देख पा रहे होंगे अगर ये वाला एंगल आपका क्या है, ये वाला एंगल आपका इसको आप लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे माइनस माइनस, क्योंकि ये आप लिखेंगे जो थीटा आई है इसको आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, जो थीटा आई है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा भी माइनस थीटा आई में ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, थीटा भी प्लस 90, क्योंकि पहले से कंपेयर करके नहीं ले सकते, यहाँ पर हम ये चीजें देख पा रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, ये माइनस इसीलिए लगाया है ना। तो cos -90 आएगा यहाँ पे। ओके, cos -90 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, आप लोग इसको चेक कर लेना। वैसे इतना तो पता है कि ये आपका जो इंडक्टर के केस में 0 होता है, ये होता है आपका 0। ठीक है, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अगर आपका RL सर्किट होगा तो आपका जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा। यहाँ से भी हमें पता चला है कि ये भी लैगिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर RL होगा तो आपका लैगिंग होगा और उसकी कुछ वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो 0 टू यूनिटी के बीच में काम करता है आपका। तो RL लोड है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू पे क्यों डिपेंड करेगा, Z जो होता है R प्लस J ओमेगा L होता है, और एंगल आप निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। ये जो थीटा है यही तो पावर फैक्टर एंगल है, ये इम्पीडेंस एंगल है, और इम्पीडेंस एंगल ही बराबर होता है पावर फैक्टर एंगल के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L बाई R। ठीक है, तो यही पावर फैक्टर एंगल के बराबर भी होता है। तो इस तरह से आप इसका एंगल निकालेंगे जो कि पावर फैक्टर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, 0 टू 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अगर आपका R है और ये C है तो भी पावर फैक्टर एंगल 0 टू 1 के बीच में आएगा और ये आएगा लीडिंग।
ओके, थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और ये जो थीटा है ये बेसिकली किसके बराबर होगा, पावर फैक्टर एंगल के बराबर। पावर फैक्टर एंगल में लिख रहा हूं, इसका कॉस करेंगे तो पावर फैक्टर बनेगा। बहुत इंफॉर्मेशन हो गई आज के लिए, कल के लेक्चर में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर वगैरह। आज कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, मैं भूल गया मुझे क्या पढ़ाना है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और बातें करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। तो इसको हम जो जो पॉइंट मैंने पढ़ाए उसको मैं और ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।